राम राम दोस्तों, आज आपका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। मेरे वीडियोस को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मैं एक मॉल के बाहर बैठकर गुब्बारे बेचा करता था। एक दिन मेरे पास एक नकाब पहने हुई औरत आई और मुझसे कहने लगी, क्या तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है? मैंने कहा हाँ। तो वह मुझे अपने साथ लेकर गई। मैं वहाँ पर काम करने लगा और रात को मालकिन मुझे केसर वाला दूध पिलाती थी। लेकिन सुबह मैं जब सोकर उठता तो मैं बहुत थका हुआ महसूस करता था। ये जानने के लिए एक दिन रात को मैंने उस केसर वाले दूध को फेंक दिया और रात में मेरे साथ जो हुआ। मेरा नाम कुणाल है। मैं एक स्टूडेंट था, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी अधूरी रह गई थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मेरी किस्मत में तो दर दर की ठोकरें खाना हुआ लिखा था और मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। मैं नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए मैं एक मॉल के बाहर गुब्बारे बेचने लगा था। एक दिन मेरे पास एक नकाब पहने हुई लड़की आई। वो अपने साथ मुझे अपने घर ले गई और उसके घर जाकर जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी दिन उसके साथ बिताए, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा। वह हमेशा मेरे सामने अपने चेहरे पर नकाब ही लगाए रहती। मैंने उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी हाल में अपना चेहरा दिखाने को तैयार ही नहीं थी। वह कहती, जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूंगी। उसके हिसाब से जब सही वक्त आया और मैंने उसका चेहरा देखा, तब मैं उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह तो दरअसल मेरे पापा मेरे गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। मेरे यहाँ बहुत सारे नौकर नौकरानियाँ काम करते थे। मेरे खेत उपजाऊ थे और उनमें बहुत ज़्यादा अन्न उपजता था। लेकिन एक दिन मेरे पापा के दोस्त ने पापा को बहुत ज़्यादा शराब पिलाकर सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली। जब पापा होश में आए तो उनका सब कुछ लूट चुका था। और इससे भी जब उसके दोस्त का मन न भरा तो पुलिस को फ़ोन करके पापा को गिरफ्तार भी करवा दिया। हमारे गांव में शराब पीने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था और मेरे पापा ने गैर कानूनी काम किया था। मैंने अपने पापा को जेल से रिहा कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पापा जेल से ही नहीं निकल पा रहे थे। फिर मैं पापा के उसी दोस्त के पास गया जिसने मेरे पापा के साथ दगाबाजी की थी। मैंने उसके हाथ पैर जोड़े, तब जाकर मेरे पापा को उसने जेल से बाहर निकाला। हम लोग एक ही दिन में अर्श से फर्श पर आ गए। मैं शहर के कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और अब सब कुछ ख़त्म हो गया था। पापा के पास अब पैसे ही नहीं थे मुझे पढ़ाने के लिए और मैं शहर से गांव वापस आ गया। पापा इसी गम में बीमार रहने लगे। मम्मी अपने सोने के गहने बेच बेच कर पापा का इलाज करवाने लगीं। उसी पैसे से घर का खर्च भी चल रहा था। 6 महीने तक पापा का इलाज चलता रहा, लेकिन वो बच नहीं सके। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, शायद उनको गहरा सदमा लगा हुआ था। अब जो भी पैसे थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। अब हमारी घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हम पर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी थी। माँ तो जैसे पागल सी हो गई थी। हमेशा गुमसुम चुपचाप बैठी रहती, कुछ नहीं बोलती थी और कभी कभी खुद को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करती। एक बहन हमेशा माँ के पास रहती थी कि कहीं माँ खुद को कुछ कर न ले। मेरी 5 बहनें थीं और मैं इकलौता छोटा भाई था। अब मेरे कंधे पर घर का सारा बोझ आ गया था। मुझे उनकी शादी की फिक्र हो रही थी। पहले मेरे घर में इतने अन्न रहा करते थे कि हम गरीबों को दान करते थे, और अब एक एक अन्न के दाने को मोहताज हो गए हैं। कई कई दिन तक हम भाई बहनें भूखे पेट ही सो जाते थे। गांव वाले हम लोगों पर हंसते, हमारा मजाक बनाते थे, कहते थे इसका बाप नशेड़ी था, नशे की खातिर सब कुछ चला गया। जबकि मेरे पापा नशेड़ी नहीं थे। पता नहीं उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। मैंने कभी नौकरी नहीं की थी क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था और आज तक नौकरी करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। अभी तो मैं पढ़ाई ही कर रहा था। अब घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए मैंने नौकरी करने का फ़ैसला कर लिया था। मेहनत करने से तो मैं कभी नहीं घबराया था, क्योंकि घर के हालात ही कुछ इस तरह से हो गए थे। कभी हमने गरीबी के हालात भी नहीं देखे थे। मुझे घर के हालात सही करने थे।
गांव में मैंने सबके घर जा जाकर नौकरी मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुझे नौकरी नहीं दी। उन लोगों ने मुझे नशेड़ी का बेटा कहकर भगा दिया और मेरी बेइज्जती की। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ रहने के लिए पुरानी हवेली थी। मैंने सोचा इसमें से आधी हवेली भाड़े पर लगा देता हूँ, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब लोगों को मेरी माँ के पागलपन के बारे में पता चला तो उन्होंने हमारी हवेली किराए पे लेने के लिए भी मना कर दी। अब मैं माँ और बहनों के साथ गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए निकल आया। यहाँ आकर मैंने हर कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू दिए, लेकिन मेरी पढ़ाई न पूरी होने के कारण मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक कपड़े की दुकान में नौकरी मिल गई। सैलरी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इससे मेरी माँ और बहन का पेट तो भर जाता था और मैं रात को दुकान की रखवाली भी करता था। तो मुझे रात को भी रहने का ठिकाना मिल गया था। मतलब मैं दिन रात दुकान में ही रहता था। दुकान के मालिक मेरे लिए हर रोज़ अपने घर से खाना लेकर आते थे। ये शहर पहाड़ों के बीच में था, दिखने में बहुत अच्छा और सुंदर। यहाँ रात में काफ़ी चहलकदमी रहती। दुकान के मालिक बहुत अच्छे थे, वो मुझ पर भरोसा करते थे। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन बहन का फ़ोन आया। उसने कहा, कुणाल, तू जितना भी पैसा भेज रहा है वह बहुत है, क्योंकि तू छोटा है। लेकिन माँ की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है मेरे भाई, इसलिए इससे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी ढूंढ। मुझे ये सुनकर बहुत झटका लगा और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या करूं क्या ना करूं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इसी दुकान के बाहर रात को बैठकर गुब्बारे बेचना शुरू कर दूं, क्योंकि इसको ख़रीदने में भी ज़्यादा पैसे नहीं लगते। बेचकर जो पैसे आएंगे उसे घर भिजवा दूंगा, जिससे माँ का इलाज होता रहेगा। माँ के इलाज के साथ साथ और भी मेरे पास बहुत सारे काम थे। मेरी जवान बहनों की शादी करना। दूसरे दिन मैं दुकान के मालिक से छुट्टी लेकर गुब्बारे की दुकान पर गया। वहाँ से कुछ गुब्बारे खरीद कर ले आया और रात को 9 बजे दुकान बंद होने के बाद मैंने उसी दुकान के बाहर बैठकर गुब्बारे बेचने शुरू कर दिए। लेकिन मेरा एक भी गुब्बारा नहीं बिका। मैं बहुत उदास हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा था और दूसरे दिन भी रात को गुब्बारे लेकर दुकान के बाहर बैठ गया। आज 2 बच्चे आए थे और गुब्बारे लेकर गए। मैं थोड़ा सा खुश हुआ था। इसी तरह तीसरे दिन और भी ज़्यादा बच्चे आए और मेरे गुब्बारे बिकने लगे। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी और मुझे यह काम करते हुए 6 महीने बीत गए थे। उन पैसों से माँ का इलाज शुरू हो गया था और अगर कोई फेस्टिवल आता तो गुब्बारे और भी बिकते। आज भी वह दिन याद है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैं रात दुकान के बाहर बैठकर गुब्बारे बेच रहा था। आज वह रक्षाबंधन का दिन था, जबकि बहनों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि भाई, एक दिन के लिए आ जा, राखी बांधेंगे, त्यौहार मनाएंगे, तेरी भी कलाई सूनी नहीं रहेगी। बहन के कहने पर मैंने दुकान के मालिक से छुट्टी मांगी, लेकिन उसने कहा कि कोई फेस्टिवल रहता तो और भी ज़्यादा कस्टमर आते हैं, इसलिए तुझे यहाँ किसी भी फेस्टिवल की छुट्टी नहीं मिलेगी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं रक्षाबंधन पर अपनी बहनों से दूर था। उस दिन मेरे गुब्बारे भी खूब बिक रहे थे। आज मुझे सारी रात जाकर गुब्बारे बेचने थे, क्योंकि आज त्योहार का दिन था। ऐसे मौके पर ख़रीदारी ज़्यादा होती है। त्योहारों के अलावा गुब्बारे ज़्यादा नहीं बिकते थे। शुरुआत के दिनों में गुब्बारे अच्छे बिकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब कुछ दिनों से एक भी गुब्बारा नहीं बिकने लगा था और दुकान के मालिक जो सैलरी देते थे उससे तो माँ का इलाज भी नहीं हो पाता। एक दिन मैं दुकान के मालिक को कहने लगा, अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। अपनी बहन की शादी करनी है, माँ का इलाज करवाना है, इसलिए मैं कहीं और काम ढूंढने जा रहा हूँ। दुकान के मालिक ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। मैं किस्मत से बहुत मायूस हो चुका था। कभी कभी मेहनत भी हमारी किस्मत को नहीं बदल सकती। फिर मैं वहाँ से वापस एक कंपनी में गया। वहाँ जाकर मैंने नौकरी मांगी, लेकिन वहाँ भी मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं दुकान में काम करता था तो कम से कम ये तो था कि रहने का पैसा नहीं लगता था। नहीं तो अगर मैं भाड़े के रूम में भी रहता तो उसका भी खर्च अलग लगता और ऊपर से दुकान के मालिक मुझे खाना भी तो खिलाते थे, तो मेरे खाने के पैसे भी बच जाते थे और वह पैसे मैं गांव भेज दिया करता था। लेकिन अब मैं क्या करता,
यही सोचकर वापस फिर से उसी दुकान पर गया। दुकान के मालिक ने मुझे वापस अपनी दुकान में रख लिया, लेकिन वह पैसे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी मैं उतने ही पैसों में काम करने लगा और रात को फिर से अपना गुब्बारा बेचने लगा। एक दिन मेरी बहन ने कहा, भाई, गांव से कुछ लोग आए थे और वो बहुत सुना रहे थे कि इसका बाप तो मर गया और भाई इन्हें छोड़कर कहीं अय्याशी कर रहा है। जवान बहनें घर पे बैठी हैं, लेकिन एक भी बहन की शादी नहीं कर रहा है। मैंने कहा, बहन, जिनको जो कहना है कहने दो, हम किसी के मुंह पर ताला तो नहीं लगा सकते। एक दिन रात को मैं दुकान के बाहर बैठकर गुब्बारे बेच रहा था कि तभी मेरे पास एक नकाब पहने हुई औरत आई। उसने मुस्कुराकर मुझसे सारे गुब्बारे खरीद लिए। एक बार में ही मेरे सारे गुब्बारे बिक गए थे। अचानक ही मेरी इतनी बिक्री हो गई थी कि मेरे पास लगभग सारे गुब्बारे बिक चुके थे और मैं बहुत खुश हो गया था। मैं खुशी से जाते हुए उसे देख रहा था, लेकिन यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वह तो एक बड़ी सी कार में बैठ गई, जिसका दरवाज़ा ड्राइवर ने खोला था। यह ज़रूर किसी अमीर बाप की बेटी थी। जो भी था, मैं तो अपने कमाई होने पर खुश था और दुकान में आकर सो गया। आज मेरे सारे गुब्बारे एक ही झटके में बिक गए, तो मुझे सोने का टाइम भी मिल गया। लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई कि भाई, माँ तुझे देखने की ज़िद कर रही है और हम पांचों बहनें भी तुझे देखना चाहते हैं, क्योंकि तुझे देखे बहुत दिन हो गए। क्या तू कल आ सकता है? मैंने कहा, हाँ, मैं कल पक्का आऊँगा। अगले दिन मैं दुकान के मालिक के पास छुट्टी लेने के लिए गया, तो उसने भी गांव जाने की छुट्टी दे दी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से गांव नहीं गया था। मैं बहुत खुश था। मैं अगले दिन गांव पहुंच गया, क्योंकि मेरे गांव और दुकान काफ़ी दूरी पर थे। शाम को जैसे ही मैं गांव पहुंचा, मेरी माँ मुझसे लिपट कर रोने लगी। मेरी बहनें भी मेरे पास आकर बैठ गईं। मेरी बहन मेरे लिए सिमई पूड़ी और पनीर बनाई थी। मैंने खाना खाया और माँ और बहनों से बहुत सारी बातें की। दूसरे दिन मैं गांव की तरफ निकल गया, तो कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे मेरे गांव के मुखिया मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि कुणाल, तुम्हारी दीदी के लिए मेरी नज़र में एक लड़का है, क्या तुम अपनी दीदी की शादी करोगे? मैंने कहा, हाँ दीदी की शादी तो करनी है। उन्होंने कहा, ठीक है, कल शाम को तुम्हारे यहाँ लड़के वाले आ जाएंगे, तुम उनके चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर देना और दीदी को कहना कि तैयार रहे। मैंने कहा, ठीक है, रिश्ता बताने के लिए आपका शुक्रिया। मैं घर जाकर दीदी को बताने लगा कि कल लड़के वाले आएंगे, आप कल अच्छे से तैयार हो जाना और मैं कल सुबह मार्केट जाकर उनके खाने पीने की चीज़ें ले आऊँगा। इतना सुनते ही मम्मी और दीदी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुबह उठते ही हम सब ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया और सारा इंतज़ाम हो गया। शाम को मेरी दीदी बहुत अच्छे से तैयार हुई। लड़के वाले भी आ गए। लड़के की मम्मी पापा और लड़का आया था। लड़के का नाम रोहित था। वह बहुत ही स्मार्ट था। चाय नाश्ता होने के बाद लड़के की माँ ने कहा कि हमें तो रिश्ता मंजूर है। हम लोगों को भी लड़का पसंद था। अच्छा घर परिवार था। फिर मैंने पंडित जी को बुलाया और इसी महीने की 1 तारीख निकल आई। अब मुझे जल्दी से शहर जाना था, क्योंकि दीदी की शादी की तारीख तय हो गई थी और शादी के लिए पैसे भी तो चाहिए। इसलिए मैं गांव से 3 दिन रुकने के बाद वापस शहर आ गया। जिस दुकान में मैं नौकरी करता था, नौकरी पर आया तो मैंने अपनी दीदी की शादी के बारे में दुकान के मालिक को बताया, पर दुकान के मालिक को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वह कहने लगा कि मैं पैसे नहीं बढ़ाऊंगा। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल रही थी। आज रात को दुकान से फ्री होकर फिर से गुब्बारे लेकर दुकान के बाहर बैठ गया। 1 घंटे में ऐसे ही बैठा रहा, एक भी बच्चा नहीं आया। मैं बिल्कुल उदास हो चुका था कि तभी मेरे कानों में एक लड़की की आवाज़ आई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने वही नकाब वाली लड़की खड़ी थी। कह रही थी कि मुझे सारे गुब्बारे चाहिए। मैंने उसे सारे गुब्बारे दे दिए। मैं अपनी इस बिक्री पर बहुत खुश हुआ था और साथ ही इस बात पर हैरान था कि वह लड़की इतने गुब्बारों का क्या करेगी। लेकिन वह तो सारे के सारे अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेती थी। शायद वह अपने घर को गुब्बारों से सजाती होगी, तभी वह इतने सारे गुब्बारे ले जाती है। गुब्बारे बिकने की खुशी मेरे चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन दूसरे ही पल मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं, क्योंकि दीदी की शादी में बहुत पैसा लगने वाला था। मैं बहुत परेशान रहता था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
क्योंकि लड़के वाले ने कहा था कि वो धूमधाम से शादी करेंगे। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर पैसे नहीं हुए तो मेरी दीदी का रिश्ता भी टूट जाएगा। मैं बहुत परेशान रहता था। 2 दिन से बाहर दुकान लगाता गुब्बारों की, लेकिन एक भी बच्चा नहीं आया था और ना ही वह नकाब वाली लड़की। मुझे लगता कि वह नकाब वाली लड़की ज़रूर आएगी। मैं उसका इंतज़ार करता, लेकिन वह अभी नहीं आई। अभी मुझे पैसों की ज़रूरत थी। दीदी की शादी के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए था और मेरे लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। अगले दिन मैं बिना गुब्बारे लिए हुए ही चुपचाप बाहर सर झुकाए बैठा हुआ था और सोच रहा था कहाँ से पैसे लाऊं। लेकिन तभी सामने से वह नकाब वाली लड़की चलकर मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, क्या बात है, आज तुम बिन गुब्बारों के ही बैठे हो? आज गुब्बारे नहीं बेचने क्या? मैंने कहा कि 2 दिन से मैं गुब्बारे लेकर बैठता था, लेकिन एक भी बच्चा नहीं आया और ना ही आप आई, इसलिए आज उदास होकर बिना गुब्बारों के ही बाहर बैठा हूँ। उस नकाब वाली लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हें जॉब चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। उसने कहा फिर तो मेरे घर चलना पड़ेगा, जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह लड़की मुझे कहने लगी, तुम मेरे घर का काम करोगे? यह बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गया और काफ़ी देर तक ध्यान से उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा और उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह नकाब के अंदर से मुस्कुरा रही हो। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तो फिर वह कहने लगी, नौकरी की बात सुनकर तुम इतना चौंक क्यों गए? यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ और इसके बदले तुम्हें बड़ी रकम दूंगी। तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? मैं हकलाते हुए पूछने लगा कि आप सच में मुझे अपने पास नौकरी पर रखना चाहती हो? मुझे तो इस शहर में कोई नौकरी देने के लिए ही तैयार नहीं। तो फिर आप मुझसे क्या करवाना चाहती हो? वह कहने लगी, बस तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा और इस काम के लिए मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख दूंगी। मैंने कहा, क्या यह सच है? आप मुझे 1 लाख रुपए हर महीने दिया करेंगी? वह लड़की कहने लगी, हाँ, तुम जैसे ज़रूरतमंद और जवान इंसान की मुझे ज़रूरत है और तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम ज़रूरतमंद हो, क्योंकि दिन में दुकान में काम करने के बावजूद भी रात को सड़क किनारे बैठकर गुब्बारे बेचते हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगी और तुम्हारी सारी परेशानियां भी हल हो जाएंगी। बस मेरे साथ मेहनत और ईमानदारी से काम करना। हर महीने 1 लाख का नाम सुनकर ही मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझसे कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करवाना चाहती। इसलिए मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि मैं शरीफ लड़का हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूँगा। मेरी बहन की शादी चाहे टूट जाए, लेकिन मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूँगा। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी और कहने लगी, मैं क्यों तुमसे कोई गैर कानूनी काम करवाऊंगी? मैं भी एक शरीफ परिवार की रहने वाली लड़की हूँ। मैंने इस शहर में अपना बचपन गुजारा है। यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। अगर ऐसी कोई बात हो गई तो तुमसे पहले मैं पकड़ी जाऊंगी। इसलिए बेफिक्र रहो, मैं तुमसे ऐसा कोई काम नहीं करवाऊंगी जो गैर कानूनी हो। उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई थी और मैंने सोचा कि बड़े घर के लोगों को बॉडीगार्ड की ज़रूरत होती है और कुछ लोग शौक में भी बॉडीगार्ड रखते हैं और यह पैसे वाली होगी, इसलिए 1 लाख रुपया महीना देगी। लड़की कहने लगी, बताओ, तुम कब से मेरे पास नौकरी करने के लिए आ रहे हो? जब तुम्हें नौकरी करनी है तो फिर सोचने की क्या ज़रूरत है? बस मेरा बॉडीगार्ड बनकर रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख दिया करूँगी और बताओ, तुम्हें अभी पैसे चाहिए तो तुम्हें एडवांस भी दे सकती हूँ। अगर तुम राज़ी हो तो अभी मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने कुछ देर सोचने के बाद फैसला कर लिया, फिर फ़ौरन ही उठकर उसके पीछे उसकी कार की तरफ चलने लगा। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि खुशियाँ बार बार दरवाजे पर दस्तक देने नहीं आती। जब खुशकिस्मती दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाज़ा खोल देना चाहिए, ना कि बंद कर देना। अगर बंद कर दिया तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मेहनत करने से ना मैं डरता था और ना ही मैं कामचोर था। अगर आज मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो गई होती तो मैं इंजीनियर होता, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी किस्मत में परेशानियों से लड़ना ही लिखा हुआ था। अगर मैं इस काम को करूँगा तो मेरी दीदी की शादी हो जाएगी और मैं अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाऊँगा। मैं उस लड़की की एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर सोच रहा था, यह लड़की मुझसे कोई ऐसा वैसा काम न करवा ले, मैं कहीं फंस न जाऊँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगा,
मैं इतने सारे पैसे जब अपने घर भेजूंगा तो मेरे घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से चल रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले के पास जाकर रुकी। किसी ने दरवाज़ा खोला, बल्कि मेरे लिए भी कार का दरवाज़ा खोल दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मालिक हूँ। वह लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर अंदर गई। ऐसे मैं आलीशान बंगले को देखकर दंग रह गया। मुझे वह लड़की एक रूम में लेकर गई। जिसका वह रूम था वो बहुत बड़ा था। उसमें एक बेड था, एक टीवी था। लड़की ने कहा, आज से यह कमरा तुम्हारा, तुम इस रूम में आराम करो और नौकर तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। मैं वहीं बड़े बेड में बैठ गया। थोड़ी देर बाद नौकर मुझे खाना लेकर आ गए। खाने में दाल चावल रोटी सब्जी थी। मैंने पेट भर खाया क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया था। लड़की जब घर से बाहर जाती तो मैं भी उसके साथ जाता, और जिस दिन वह नहीं जाती उस दिन मैं घर में ही पड़ा रहता। लेकिन मैं एक बात काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था कि जब भी वह लड़की मेरे सामने आती तो अपना चेहरा छुपा लेती, या अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी मुझे। मुझे लगा कि शायद अपने घर में रहेगी तो अपना चेहरा खोल देगी, मगर अपने घर में रहने के बावजूद भी उसने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई। मैं अपनी इस बदलती हुई किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे यह कोई सपना हो और आँख खुलने के बाद ये सपना टूट जाएगा। मैंने उससे कई बार पूछा भी कि आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती। उसने कहा कि वक्त आने पर मैं तुम्हें चेहरा दिखा दूंगी। धीरे धीरे तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन उस लड़की ने मुझे बुलाया और मुझे काफ़ी महंगे पैंट शर्ट जीन्स गिफ्ट किए और कहा कि इसमें से ब्लैक शर्ट और वाइट जीन्स पहनकर तैयार हो जाओ। मुझे अपने दोस्त की पार्टी में जाना है। मैं थोड़ी देर बाद तैयार होकर आ गया था। मैंने देखा कि वह भी ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसने अपना फेस अभी भी कवर किया हुआ था। उसने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। हम लोग गाड़ी में बैठ गए और वहाँ पर हॉल में हम लोगों की एंट्री हुई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और सब लोगों से कहा कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। यह बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ, बल्कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि यह लड़की न जाने मुझसे क्या क्या करवाना चाहती है। लगभग सारे लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। सभी मेरे करीब आकर मुझे भी कंग्रेचुलेट कर रहे थे। उस पार्टी के सारे मेहमान उस लड़की को निशा कहकर पुकार रहे थे। सबने कहा कि निशा, तुम्हारा पति तो सच में बहुत अच्छा है। लगभग 4 घंटे हम लोग वहाँ पर रुके और उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने उससे सवाल किया कि तुमने सब लोगों को झूठ क्यों कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसने कहा कि मैं इसके बदले तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। मैंने कहा, लेकिन झूठ बोलना तो गलत बात है, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। तो कहने लगी, झूठ तुमने नहीं बोला, मैंने बोला है, इसलिए पाप मुझे लगेगा, तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने मुंह से एक शब्द भी तो नहीं निकाला। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी अगर तुमसे पूछे कि मैं कौन हूँ तो यही बताना कि तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यह सुनकर तो मैं दंग रह गया था। भला यह लड़की मुझसे झूठ क्यों बुला रही थी। मैं सारा दिन घर में फ्री ही रहता। अब मेरा टारगेट यह था कि मैं उस लड़के का चेहरा देखूं, लेकिन वह लड़की मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अपने ही घर में यह लड़की अपना चेहरा छुपा कर घूमती रहती। मैंने एक दिन उसके कमरे में जाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। मुझे उसका चेहरा दिख ही नहीं सका। मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 15 दिन गुजर गए थे। उसने मुझे एडवांस में 50,000 दे दिए, जो कि मैंने घर भेज दिया। घर पर मेरी माँ बहनें बहुत खुश थीं। इतने बड़े बंगले में उस लड़की के अलावा कोई भी नहीं रहता था। वह भी अपना चेहरा छुपाकर घूमती रहती थी। मेरी ज़िंदगी यहाँ पर अच्छी गुजर रही थी। तभी एक दिन मैंने देखा कि घर में एक बूढ़ा आदमी भी है, जो कि एक रूम में बेड पर लेटा हुआ था। मैं हैरान था कि बूढ़ा आदमी कौन है। तभी निशा कहने लगी कि ये मेरे ससुर हैं, और बूढ़े आदमी से निशा कहने लगी कि मेरे पति हैं, मेरी तरफ उंगली करके। यह सुनकर तो और हैरान रह गया। जब निशा के ससुर व बूढ़े आदमी, तो मैं उसका पति कैसे हुआ। लेकिन मैंने देखा निशा की बात सुनकर वो बूढ़े आदमी मुस्कुराने लगे। मैं ये सोचकर हैरान था कि उस बूढ़े आदमी का बेटा निशा का पति होता, मैं थोड़ी ना होता। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। मैंने निशा से पूछने की कोशिश की, लेकिन बस उसने इतना ही कहा कि इन्हें
मेरे पति होने का विश्वास दिलाओ कि तुम ही मेरे पति हो। आखिर मैं उसकी बातों पर अमल करता गया क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। वो बूढ़ा आदमी पैरालाइज था। एक दिन मैंने निशा से ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश की। तब उसने बताया कि ये मेरे ससुर हैं। इनके बेटे से मेरी शादी हुई थी, लेकिन इनका बेटा इन्हें और मुझे छोड़कर विदेश चला गया और वहीं पे एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि इन्होंने कभी मुझे बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी ही मानते रहे। इनका बेटा 7 साल पहले हमें छोड़कर जा चुका था। पापा चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं। लेकिन इनके बहुत ज़िद करने के बाद मैंने तुम्हें अपना पति बनाकर इनके सामने पेश किया है, जिससे ये देखो कितना खुश हो रहे हैं। जब इनका बेटा इन्हें छोड़कर गया था तो इन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से ये पैरालाइज हो गए थे। मैं बस इन्हें खुश देखना चाहती हूँ। ये मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मैं शादी करना नहीं चाहती। इनके बेटे से मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मैंने उससे शादी की और आज वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं अपने मायके वापस भी नहीं जा सकती और पापा को छोड़कर जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये एक पिता की तरह मेरा ख्याल रखते थे जब ये ठीक थे। इनके पास बहुत पैसा था। इन्होंने सारा पैसा मेरे नाम कर दिया है। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ और ना ही मेरे पापा यानी मेरे ससुर जी खुश हैं। मैं इन पैसों का क्या करूँगी? तुम मेरे लिए नाटक करते रहो, बस पापा को खुश रहो। मैं तुम्हें पैसे देती रहूँगी। इतना सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और निशा की भी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मुझसे कहती कि तुम किसी तरह इन्हें बस खुश रखो। मैं चाहती हूँ कि बस ये खुश रहें। मैं सोच रहा था जिस परेशानी से मैं गुज़रा हूँ, शायद उसी परेशानी से ये भी गुज़री है। ये अपने ससुर से बहुत प्यार करती है। मैंने उससे कहा, निशा, अगर आप हमें पहले बता देती तो मैं बिना पैसों के भी ये काम कर सकता था। पैसा ही सब कुछ नहीं होता इस दुनिया में। लेकिन जिस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया, अपने पापा को छोड़ दिया, क्या तुम उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी? तुम्हारे पापा सही कहते हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अभी तो तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और पापा को कुछ हो गया तो तुम अकेली हो जाओगी इस दुनिया में। अब मैं निशा के ससुर के सामने झूठी मोटी एक्टिंग करने लगा। उन्हें लगने लगा कि निशा ने सच में शादी कर ली है। अब उसका भी घर बस गया है। अब वो खुश रहते और उनकी सेहत में भी सुधार आने लगा था। ऐसे ही रहते रहते 1 महीना गुजर गया। मेरी दीदी की शादी का समय भी नज़दीक आ गया था। अब मैंने एक दिन निशा से कहा कि मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। निशा कहने लगी कि मैं पापा से क्या कहूँगी कि तुम कहाँ गए हो। मैंने कहा, पापा जी से कह दीजिएगा कि मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हूँ, मुझे जाना ही होगा क्योंकि मेरी दीदी की शादी है। निशा ने कहा, ठीक है, आप जाइए। मैं गांव चला गया और मेरी दीदी की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। सारे गांव वाले देखते रह गए। जो हमें ताना मारते थे, आज सभी खुश थे। सभी कहने लगे कि कुणाल को पता नहीं कहाँ से इतना पैसा मिल गया है, देखो कितनी अच्छी शादी की है। शादी संपन्न होने के बाद मैं वापस आ गया, लेकिन मैंने निशा को नहीं बताया था कि मैं वापस आ रहा हूँ। अचानक ही मैं उसके कमरे में गया और मैंने जो देखा उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। निशा का एक तरफ का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उसने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और मुझसे कहा कि तुम बिना बताए अचानक कैसे आ गए। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, पहले ये बताओ ये कैसे हुआ। उसने जो बताया ऐसा किसी के साथ ना हो। उसने कहा कि एक दिन मेरी और मेरे पति की लड़ाई हो गई। उसकी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं थीं। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मैं जिस प्रेस से कपड़ों में प्रेस कर रही थी, उसने वही जलता हुआ प्रेस मेरे गाल पे रख दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने अपना प्रेस नहीं हटाया। मेरा चेहरा आधा पूरी तरह जल गया। अब बताओ, मुझसे कौन शादी करेगा? क्या कोई मुझसे शादी कर सकता है? वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी उसे देखकर हैरान था, क्योंकि उसका जो चेहरा जला नहीं था,
वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि जिसे देखते कोई भी दंग रह जाए। उस दिन के बाद से निशा ने अपना चेहरा ढकना बंद कर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी और प्यार दोनों जग रहे थे। वो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन एक गलत इंसान को चुनने से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसी तरह मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद थी। अब हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे। निशा भी मुझे पसंद करने लगी थी। एक दिन निशा ने मुझसे कहा कि गांव से अपनी माँ और बहनों को यहाँ ले आओ। मैं भी अपनी माँ और बहन को लेकर निशा के घर आ गया। हम लोगों ने मिलकर अपनी सारी बहनों की शादी कर दी और माँ हमारे पास ही रहने लगी। निशा के ससुर जी की भी तबीयत दिन का दिन ठीक ही होती जा रही थी। अब माँ और निशा के ससुर ने मिलकर हम दोनों की शादी कर दी। अब हमारे एक बच्चा भी है और हम अपने पूरे परिवार के साथ बहुत सुखी रहते हैं। हम दोनों अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियोस देखने के लिए दिल से धन्यवाद।